हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं महादेव मैदान और बुक रीडिंग में आपका स्वागत है दोस्तों। और मैं कुछ ही दिनों से बहुत बढ़िया किताब का कंटिन्यू रीडिंग कर रहा हूँ दोस्तों। और उस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट, जो कि विश्वविख्यात लेखक जेम्स क्लियर इन्होंने एक किताब लिखी है। बहुत बढ़िया बढ़िया किताब है दोस्तों। आप अगर मार्केट में ख़रीद सकते हो, ये फ्लिपकार्ट के ऊपर, अमेज़ोन के ऊपर अवेलेबल है। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। और लगभग मैंने इस किताब के 10 चैप्टर कंप्लीट किए हैं और कंटिन्यू रीडिंग कर रहा हूँ, मतलब हैबिट डाल रहा हूँ मैं। और वो भी लेखक ने बोला है कि छोटे छोटे बदलाव करेंगे हमारे जीवन में तो उसके असाधारण परिणाम हमें डेफिनेटली मिलेंगी, कंफर्म मिलेंगी, श्योरली मिलेंगी। तो मैं भी एक साथ पूरा किताब नहीं पढ़ रहा हूँ दोस्तों। हर दिन 1 पेज 2 पेज ऐसा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट करने के लिए भी अच्छा होगा, समझने के लिए भी अच्छा होगा, और आप लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग होने के लिए अच्छा होगा। एक साथ मैं अगर एक टॉपिक पढ़ूंगा, 2 टॉपिक पढ़ूंगा या पूरी किताब पढ़ूंगा तो किसी को भी एक साथ समझ में नहीं आएगा। इसलिए हर दिन लेखक ने भी बताया है कि छोटा छोटा हर दिन करें, अच्छा करें और धीमे चले, लेकिन पीछे की तरफ नहीं। तो चैप्टर का भी नाम यही है दोस्तों, कि ये 11वां जो चैप्टर है उसका भी नाम यही है, धीमे चले लेकिन पीछे की तरफ नहीं, आगे की ओर जाना है। तो मैं एक्चुअल बुक रीडिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेरी सॉरी 1 मिनट दोस्तों। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेरी यूलेसमैन ने क्लास के पहले दिन में अपना फिल्म फोटोग्राफी विद्यार्थियों के 2 समूह बना दिए। उन्होंने बताया कि क्लासरूम में बाईं तरफ बैठे विद्यार्थी संख्या समूह में होंगे। वे सिर्फ उनके चित्रों की संख्या के आधार पर ग्रेड देंगे। सेमेस्टर के अंतिम दिन वे हर विद्यार्थी द्वारा जमा किए गए चित्रों की संख्या गिनेंगी। 100 फोटो पर ए ग्रेड मिलेगा, 90 फोटो पर बी, 80 फोटो पर सी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्होंने कहा कि क्लासरूम में दाईं तरफ बैठने वाले सभी विद्यार्थी गुणवत्ता समूह में होंगे। उन्हें उनके काम की उत्कृष्टता के आधार पर ग्रेड दिए जाएंगे। उन्हें पूरे सेमेस्टर में केवल एक चित्र बनाना है, लेकिन इसके आदर्श होने पर उन्हें ए ग्रेड मिलेगा। टर्म के अंत में जब विद्यार्थियों ने चित्र जमा किए तो प्रोफेसर हैरान रह गए, क्योंकि सभी सबसे अच्छे चित्र संख्या वाले समूह ने बनाए थे। पूरे सेमेस्टर में ये विद्यार्थी फोटो ले रहे थे, कंपोजिशन और लाइटिंग के साथ प्रयोग रहे थे। डार्क रूम में अलग अलग रणनीतियों को आजमाकर देख रहे थे और लगातार अपनी गलतियों से सीख रहे थे। सैकड़ों फोटो खींचने में उन्होंने अपनी योग्यताओं को निखार और तलाश दिया। दिलचस्प बात यह थी कि इस दौरान गुणवत्ता समूह के विद्यार्थी हाथ पर हाथ धरकर बैठे थे और आदर्श चित्र के बारे में सोच रहे थे। इसका नतीजा यह हुआ कि उनके पास अंत में दिखाने के लिए अस्पष्ट सिद्धांतों और एक औसत फोटो से ज़्यादा कुछ नहीं था। परिवर्तन की सर्वश्रेष्ठ योजना खोजने की कोशिश में आप आसानी से उलझ सकते हैं। वजन कम करने का सबसे तेज तरीका, मांसपेशी बनाने की सर्वश्रेष्ठ योजना, पार्ट टाइम व्यवसाय का आदर्श विचार। हम सर्वश्रेष्ठ नीति के बारे में इतना ज़्यादा और इतना देर तक सोचते रहते हैं कि कभी काम शुरू ही नहीं कर पाते, मतलब सिर्फ सोचते ही रहते हैं। जैसा वोल्टेयर ने लिखा था, सर्वश्रेष्ठ अच्छे का शत्रु है। क्या है? सर्वश्रेष्ठ अच्छे का शत्रु है।
मैं इसे चेष्टा और काम के बीच का अंतर कहता हूँ। दोनों विचार समान लगते हैं, लेकिन वे समान नहीं हैं। जब आप चेष्टा करते हैं तो आप योजना बनाते हैं, रणनीति बना रहे हैं या अध्ययन करते हैं। ये सभी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन इनसे परिणाम नहीं मिलते हैं दोस्तों। दूसरी तरफ काम हमेशा परिणाम देता है। अगर मैं लेखों में दिए गए 20 विचारों को रेखांकित करता हूँ जिन पर मैं लिखना चाहता हूँ, तो ये एक चेष्टा है। दूसरी ओर अगर मैं बैठकर एक लेख लिखता हूँ तो यह काम है। अगर मैं बेहतर डाइट प्लान की योजना खोजता हूँ और इस बारे में कुछ पुस्तकें पढ़ता हूँ तो यह चेष्टा है। अगर मैं सचमुच स्वस्थ आहार खाता हूँ तो यह काम है। कई बार चेष्टा उपयोगी होती है, लेकिन इससे कभी सीधे परिणाम उत्पन्न नहीं होते हैं दोस्तों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप व्यक्तिगत प्रशिक्षक से इतनी बार बात करते हैं। यह चेष्टा आपको कभी फिट नहीं बनाएगी। केवल वर्कआउट करने के काम से ही आपको वह परिणाम मिलेगा जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। यदि चेष्टा से परिणाम नहीं मिलते हैं तो हम इसे क्यों करते हैं? कई बार हम इसे इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सचमुच योजना बनाने या ज़्यादा जानकारी हासिल करने की ज़रूरत होती है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में हमें इसे इसलिए करते हैं क्योंकि चेष्टा हमें यह एहसास कराती है कि हम प्रगति कर रहे हैं। इसका एक अन्य लाभ यह होता है कि इसमें सफलता का जोखिम भी नहीं होता है। हम में से ज़्यादातर लोग आलोचना से बचने में माहिर होते हैं। हमें असफल होना या सार्वजनिक आलोचना झेलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इन चीज़ों की आशंकाओं वाली स्थितियों से बचने की भरसक कोशिश करते हैं। यही वह सबसे बड़ा कारण है जिनकी वजह से आप काम के बजाय चेष्टा में उलझ जाते हैं दोस्तों। आप असफलता को टालना चाहते हैं। चेष्टा आसान है और खुद को यह विश्वास दिलाना आसान है कि आप प्रगति कर रहे हैं। आप सोचते हैं इस वक्त 4 संभावित ग्राहकों से मेरी बातचीत चल रही है, स्थिति अच्छी है, हम सही दिशा में जा रहे हैं, या मैं जो पुस्तक लिखना चाहता हूँ उसके लिए मैंने कुछ विचारों पर विचार मंथन किया है, सब कुछ सही तरह से चल रहा है। चेष्टा में आपको महसूस होता है जैसे आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन दरअसल आप कुछ नहीं कर रहे, बल्कि कुछ करने की सिर्फ तैयारी कर रहे। जब तैयारी टालमटोल का रूप ले ले तो आपको कुछ बदलने की ज़रूरत है। सिर्फ योजना बनाना काफ़ी नहीं है, आपको अभ्यास करना होगा। यदि आप किसी आदत में माहिर बनना चाहते हैं तो कुंजी यह है कि आप आदर्श या पूर्ण व्यवहार के साथ शुरू करने का इंतज़ार नहीं करें, बल्कि इसे शुरू कर दें और दोहराते रहें। आपको किसी नई आदत के हर विवरण को तय करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो बस अभ्यास करने की ज़रूरत है। यह तीसरे नियम का पहला सबक है, आपको तो बस अभ्यास करने की ज़रूरत है। तीसरा नियम क्या है दोस्तों? तीसरा नियम है इसे आसान बनाएं। तो दोस्तों अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूँ। किसी नई आदत को डालने में दरअसल कितना समय लगता है? कौन सी भी आदत नई डालना है तो हमें कितना समय लगेगा, इसके बारे में लेखक ने बताया है। आदत डालना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यवहार दोहराव के जरिए धीरे धीरे क्रमशः ज़्यादा स्वचालित बनता जाता है। आप किसी गतिविधि को जितना ज़्यादा बार दोहराते रहे, आपके मस्तिष्क की संरचना उतनी ही ज़्यादा बदलेगी और आपको उस गतिविधियों में कार्यकुशल बना देगी। न्यूरोसाइंटिस्ट इसे दीर्घकालीन क्षमता विस्तार कहते हैं, जो हाल ही गतिविधियों के आधार पर मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के आपसी जुड़ाव को रेखांकित करता है। हर दोहराव के बाद कोशिका से कोशिका संकेत बेहतर बनता है और न्यूरल कनेक्शन में कसावट आती है।
न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डोनाल्ड हेब ने 1949 में पहली बार इसका वर्णन किया था। इसीलिए इसे हेब्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। जो न्यूरॉन्स मिलकर काम करते हैं वे जुड़कर मजबूत बनते हैं। आदत को दोहराने से मस्तिष्क में स्पष्ट भौतिक परिवर्तन होते हैं। संगीतकारों का सेरिबलम, जो गिटार के तार छेड़ने या वायलिन का बो खींचने जैसी शारीरिक गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, गैर संगीतकारों की तुलना में ज़्यादा बड़ा होता है। गणित तज्ञों के इन्फीरियर पेरिएटल लोब्यूल में ग्रे मैटर ज़्यादा होता है, जो गणना में मुख्य भूमिका निभाता है। यह कितना ज़्यादा होगा, इसका सीधा संबंध इस क्षेत्र में बिताए गए समय की मात्रा से होता है। गणित तज्ञ की उम्र जितनी ज़्यादा होती है और उसे जितना ज़्यादा अनुभव होता है, ग्रे मैटर उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। जब वैज्ञानिकों ने लंदन के टैक्सी ड्राइवरों के मस्तिष्क का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि उनका हिप्पोकैम्पस स्थानिक स्मृति में संलग्न होने वाला क्षेत्र दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा बड़ा था। इससे भी ज़्यादा आकर्षक बात यह थी कि रिटायर होने के बाद ड्राइवर के हिप्पोकैम्पस का आकार कम हो जाता है। जिस तरह वजन उठाने के मामले में शरीर की मांसपेशियां प्रतिक्रिया करती है, उसी तरह मस्तिष्क के क्षेत्रों के साथ भी होता है। जब मस्तिष्क के कुछ क्षेत्रों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो उनकी योग्यता बढ़ती है, इस्तेमाल नहीं करने पर यह क्षीण हो जाती है। तो डार्विन्स का नियम भी वह कहता है कि हम जिस पार्ट का शरीर का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उसका ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। आदतें स्थापित करने में व्यवहार को बार बार दोहराना महत्वपूर्ण होता है। जाहिर है इस सच्चाई को न्यूरोसाइंटिस्ट्स के आगमन से बहुत पहले ही पहचाना जा चुका था। 1860 में अंग्रेज दार्शनिक जॉर्ज एच लुईस ने कहा था, किसी नई भाषा को बोलने, किसी वाद्य यंत्र को बजाने या नई गतिविधियों को करने में भारी मुश्किल महसूस की जाती है, क्योंकि अनुभूति के गुजरने के मार्ग अब तक नहीं बने हैं। बार बार दोहराने से मार्ग बनता जाता है और यह मुश्किल दूर हो जाती है। ये कार्य इतने स्वचालित हो जाते हैं कि उन्हें बिना किसी चेतन विचार के भी किया जा सकता है। सहज बोध और वैज्ञानिक प्रमाण दोनों ही इस बात की पुष्टि करते हैं। दोहराव परिवर्तन का रूप है। जब आप किसी काम को दोहराते हैं तो आप हर बार उस आदत के साथ जुड़े एक खास न्यूरल सर्किट को सक्रिय कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अभ्यास करना उन सबसे महत्वपूर्ण कदमों से एक है जो आप किसी नई आदत को बनाने के लिए कर सकते हैं। इसीलिए जिन विद्यार्थियों ने हजारों फोटो लिए उनकी योग्यताएं बेहतर हुई, जबकि जिन विद्यार्थियों ने केवल आदर्श फोटो के बारे में सिद्धांत पढ़े या लिखे उनकी योग्यताएं बेहतर नहीं हुई। एक समूह सक्रिय अभ्यास में जुटा रहा, दूसरा निष्क्रिय सीखने में लगा रहा। एक सक्रिय हो गया, दूसरा चेष्टा में ही उलझा रहा। तो दोस्तों, चेष्टा करने से कोई हासिल नहीं होता, तो उसके ऊपर क्रिया करनी चाहिए, एक्शन करना चाहिए, तो ही हम सफल हो सकते हैं, अच्छी आदत लग सकती है। सारी आदतें प्रयासपूर्ण अभ्यास से स्वचालित व्यवहार एक समान स्ट्रैटर्जी यानी प्रक्षेप पथ में यात्रा करती है। इस प्रक्रिया को ऑटोमेटिसिटी या स्वचालितता कहा जाता है। ऑटोमेटिसिटी हर कदम के बारे में सोचे बिना व्यवहार करने की योग्यता है। जाहिर है ऐसा तब होता है जब गैर चेतन मन कमान संभालता है। यह कुछ इस तरह दिखता है। आदत की रेखा, दोहराव। मतलब दोस्तों, अगर आप किताब खरीद सकते हैं तो बहुत बढ़िया है दोस्तों।
किताब भी खरीदे और मेरा वीडियो भी देखे, क्योंकि आपको तो हर दिन टाइम मिलता है नहीं मिलता है, काम का जो प्रेशर रहता है उसकी वजह से आप पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे मुझे खबर नहीं दोस्तों। लेकिन आप अगर किताब खरीद सकते हैं और खाली डायग्राम भी देख सकते हैं किताब में, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। क्योंकि आदत की रेखा का डायग्राम इधर देख दिया है दोस्तों, मैं दिखाता हूँ, कुछ समझेगा नहीं आपको। अभी इसमें बताया गया है कि स्वचालितता मतलब ऑटोमेसिटी कैसी हमको आती है कुछ भी आदत करने से, तो उसका डायग्राम दिया है। मतलब हम किसी आदत को बार बार दोहराते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में उसकी प्रेरणा बन जाती है और वो अच्छी आदत लगती है। शुरुआत में किसी आदत को करने के लिए काफ़ी प्रयास और एकाग्रता की ज़रूरत होती है। क्या होता है, शुरुआत में किसी आदत को करने के लिए काफ़ी प्रयास और एकाग्रता की ज़रूरत होती है। कुछ दोहरावों के बाद यह ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन अब भी इसमें कुछ चेतन ध्यान की ज़रूरत होती है। पर्याप्त अभ्यास के बाद पर आदत चेतन कम स्वचालित ज़्यादा बन जाती है। मतलब उसको बार बार करने से वो ऑटो में चल जाती है आदत। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों को पहले पहले तो ब्रश करने के लिए कहना पड़ता है, नहीं कहते, कहने से भी नहीं मानते हैं तो मारना पड़ता है। लेकिन जब महीनों गुजर जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक वो आदत बन जाती है और बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो उठ के अपना सीधा काम शुरू कर देते हैं, ब्रश करना शुरू कर देते हैं। वो एक बहुत बड़ा डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, आज के दिन के लिए इतना ही, और इसके आगे का जो पार्ट है, हर दिन 10 मिनट पैदल चलना या कौन सी भी आदत लगाना, तो वो जो पार्ट है किताब का हम कल देखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और गुड इवनिंग दोस्तों, फिर से गुड नाइट आपको। और कल के पूरे दिन के लिए मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं, और आपका कल का दिन अच्छा तरीके से जाए ये मेरी शुभकामनाएं। तो गुड बाय दोस्तों।